जय हिंद दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल देवेंद्र स्टडी IQ पर। साथियों, आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, आपकी इस तैयारी को और बेहतर करने के लिए मैं लेकर आ गया हूं यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए। किसके लिए? री एग्जाम के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा साबित हो सकता है। साथियों, वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। अगर टाइम कम होता आप इसको 2x की स्पीड पर भी देख सकते हैं। हम साथियों इनसे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर पहले की। क्वेश्चन नंबर पहला है कि भाषा की मूल मूल इकाई है। भाषा भाषा की मूल इकाई कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ध्वनि। ध्वनि क्या हो जाएगा? इसकी मूल इकाई हो जाएगी, भाषा की मूल इकाई क्या हो जाएगी? ध्वनि हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 है साथियों, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य सही हो। किसमें विराम चिन्ह का सही प्रयोग किया गया है? तो साथियों देख लेते हैं इसमें किसमें किया गया है। जैसे कि सुख दुख उतार चढ़ाव, यहाँ पर साथियों ये हमारा हो जाएगा उतार और चढ़ाव के बीच में होना चाहिए। यहाँ पर आता कॉमा तो हमारा पहला गलत हो जाएगा। ठीक है, सुख दुख यहाँ भी साथ हमारा गलत है, यहाँ हमारा योजक चिन्ह आता भी हमारा गलत हो जाएगा। सी की बात करें तो सी में ना तो हमारे कॉमा है और ना ही योजक चिन्ह है, इसीलिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी सी आंसर हो जाएगा कि सुख दुख। देखिए यहाँ पर सुख दुख के बीच में आपका योजक चिन्ह है, उसके बाद कॉमा है, उतार चढ़ाव तो जीवन में आते रहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा के रूप में प्रयोग किया गया है। तो वाक्य में संज्ञा के रूप में प्रयोग किया गया वाक्य वह इनमें से एक को जानता है। वह इनमें से एक को जानता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। एक इसका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि इसे संज्ञा के रूप में प्रयोग किया गया। अब आप कहोगे कैसे? जैसे कि मेरा नाम देवेंद्र है, तो मैं कैसे कह सकता हूँ वह इनमें से। जैसे कि वह इनमें से एक की जगह मैं देवेंद्र लिख सकता हूँ। अपने नाम के लिए क्या लिखता हूँ? देवेंद्र लिख सकता हूँ। जैसे कि वह इनमें से देवेंद्र को जानता है, तो देवेंद्र क्या है कि यह संज्ञा संज्ञा कौन सी संज्ञा हो जाएगी? आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही हमारा यहाँ पर एक किसके लिए प्रयोग है? हमारा संज्ञा के लिए प्रयोग है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है साथियों। इस क्वेश्चन नंबर 4 है, सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है? सर्वनाम का भेद नहीं है, इनमें से कौन सा नहीं होता है सर्वनाम का भेद? हमारा साथ ही हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम भी होता है, एक निजवाचक सर्वनाम भी होता है, एक हमारा संबंधवाचक सर्वनाम भी होता है। सबके साथ ही हमारा गुणवाचक सर्वनाम नहीं होता है। गुणवाचक क्या होता है? हमारा विशेषण होता है। क्या होता है हमारा? विशेषण होते हैं। गुणवाचक क्या होता है? हमारा विशेषण होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है साथियों, क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों का रूप परिवर्तित होते हैं? तो हमारी क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों को हम रूप में परिवर्तित कर सकते हैं? तो कौन से शब्द होते हैं साथ हम जिन्हें बदल सकते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विशेषण। हम विशेषण शब्दों को भी परिवर्तित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं साथियों? विशेषण शब्दों को भी हम परिवर्तित कर सकते हैं। बढ़ते साथ ही हमारे क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है कि सोहन गांव का मकान देख रहा है। सोहन गांव का मकान देख रहा है, इस वाक्य में क्रिया शब्द कौन सा है? क्रिया का शब्द कौन सा? क्रिया की जो विशेषता बता रहा होगा वही हमारा हमारा क्रिया शब्द हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। तो देखना देखना क्या हमारी क्रिया? तो सोहन हमारी संज्ञा हो जाएगी, गांव भी संज्ञा हो जाएगी, मकान भी संज्ञा हो जाएगी, तो क्रिया क्या हो जाएगी हमारी? देख रहा है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, मेरा बेटा हजारों में एक है। मेरा बेटा हजारों में एक है, तो हजारों हजारों क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका इसका हजारों। हजारों हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा अव्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हजारों यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? अव्यय हो जाएगा। ठीक है साथियों, बेटा हजारों में एक है, तो हम हजारों को नहीं बदल सकते हैं। ठीक है, इसका सही आंसर है विशेषण। कब आते हैं? विशेषण हमारे संज्ञा शब्दों से पहले आते हैं। विशेषण कब आते हैं? हमारे संज्ञा शब्दों से विशेषण पहले आते हैं, जबकि ये संज्ञा है नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस विकल्प में सही शब्द पुल्लिंग है? सभी शब्द पुल्लिंग है, तो सभी शब्द किसमें पुल्लिंग है? तो देख लेते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इसमें सभी पुल्लिंग कौन से हो जाएंगे हमारे? ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। वो कैसे कि जैसे कि हम पुल्लिंग पहचानने के लिए क्या कर सकते हैं? मेरा या अच्छा लगा करके हम पहचान कर सकते हैं पुल्लिंग के लिए मेरा की। ठीक है, और स्त्रीलिंग के लिए हम क्या कर लेंगे? मेरी लगा लेंगे। जैसे कि अब यहाँ पर लगा है तो मेरा प्लेटफॉर्म, मेरा प्राधिकरण और मेरा गिरोह है,
तो मेरी पतलून होती है, मेरी जल्लाट, मेरी अक्षुड़ता, तो ये इसका गलत हो जाएगा क्योंकि ये हमारे स्त्रीलिंग है सभी। मनुष्य तो मेरी बनावट, बनावट यहाँ पर स्त्रीलिंग का काम कर रही है और ग्रीवा यहाँ पर स्त्रीलिंग का काम कर रही है। क्वेश्चन नंबर 9 है साथियों, वचन के आधार पर असंगत शब्द युग्म ढूंढना है। वचन के आधार पर, वचन कितने होते हैं हमारे? दो होते हैं। एक तो हमारा एक होता है एक वचन और एक होता है हमारा बहुवचन। तो यहाँ पर साथियों वचन दें, एक वचन सभी आगे के सभी क्या हमारे एक वचन से दिए गए हैं, जबकि इनके बाद में क्या है, इसके बहुवचन के आधार पर हमें असंगत शब्द छांटना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पेड़। पेड़ हमेशा बहुवचन के रूप में ही रहते हैं। क्या रहते हैं? पेड़ हमेशा बहुवचन के ही रूप में रहते हैं। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि नेहा परिश्रम करती तो परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण हो जाती। अब एक नेहा, नेहा क्रिया का हमें काल बताना है। क्या बताना है? क्रिया का हमें काल बताना है। तो क्या बोल रहा है कि नेहा परिश्रम करती तो अवश्य उत्तीर्ण हो जाती। तो फिलहाल में अगर हम देखें क्वेश्चन के हिसाब से तो हमारी नेहा क्या हुई है? फेल हो गई होगी। तो ये हमारे भूत की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? भूत की। भूत की बात कर रहा है और इसमें किसकी बात दे रखी है? एक शर्त की बात कह रहा है, शर्त दे रखी है। तो शर्त वाले जो भी वाक्य होते हैं हम कौन से होते हैं? हमारे हेतु हेतु भूत वाक्य हो जाएगा। किन सा हो जाएगा? हमारा हेतु हेतु भूत इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है साथियों। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, अकर्मक धातुओं से बनने वाला सदैव एक वचन पुल्लिंग अन्य पुरुष की क्रिया वाला वाच्य कौन सा संभव होता है? तो अकर्मक धातुओं से बनने वाला और सदैव एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष की क्रिया वाला वाच्य, जिसमें पुल्लिंग अन्य पुरुष की क्रिया हो, सदैव एक वचन हो और अकर्मक धातु हो, तो वो कौन सा होता है? हमारा भाववाच्य होता है। कौन सा होता है? भाववाच्य होता है। सीधे सीधे इसका आंसर हमको दे देना है। बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है साथियों कि संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है उसे क्या कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ स्थापित या प्रकाशित होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका साथियों ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। उसे हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं, जो हमारे शब्दों को जोड़ने का कार्य करते हैं। जो हमारे किन्हीं वाक्यों को, वाक्य तो कह नहीं सकते, जैसे हमारे कारक क्या होते हैं? जो हमारे जोड़ने का कार्य करते हैं। जो हमारी विभक्ति बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं? विभक्ति बोलते हैं। जो हमारे जोड़ने का कार्य करती हैं एक वाक्य को दूसरे वाक्य के साथ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है साथियों, तत्सम तद्भव का असंगत युग्म हमें ढूंढना है। क्या ढूंढना है क्वेश्चन नंबर 13 में? क्वेश्चन नंबर 13 में ढूंढना है असंगत तद्भव और तत्सम और तद्भव ढूंढने हैं। ठीक है। तो पहले हमको क्या देखना है? तत्सम, उसके बाद उसका क्या होगा? हमारा तद्भव होगा। जैसे कि साथियों कुष्ठ हमारा क्या हो जाएगा? तत्सम। काष्ठ हो जाएगा तत्सम, जबकि छड़ भी एक तत्सम हो जाएगा। तो जबकि अंगूठा क्या होता है? हमारा तद्भव। और अंगुष्ठ इसका तत्सम रूप होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के हिसाब से? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि मैं पहले तत्सम उसके बाद तद्भव, सब में तत्सम है उसके बाद तद्भव है, लेकिन ऑप्शन ए में क्या है? पहले तद्भव है उसके बाद तत्सम है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 14 साथियों, निर उपसर्ग से बना नहीं। इसमें निर उपसर्ग किस किस शब्द में नहीं है? क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है इनमें से कौन से में हमारा निर उपसर्ग नहीं है? निर, यहाँ पर इस निर की बात की गई। ये निर कैसा? हमारा आधा है। कौन सा आधा है? ये निर हमारा आधा है। इसमें सभी में आधा, इसमें भी आधा और निर्दोष में भी आधा है। लेकिन कौन सा? हमारा निकृष्ट। निकृष्ट वाला जो शब्द है, कौन सा वाला? निकृष्ट जो शब्द है, इस निकृष्ट शब्द में हमारे कौन से र का प्रयोग? हमारे ऋषि वाले र का प्रयोग हुआ है, इसीलिए इसमें क्या नहीं प्रयोग है? निर उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। साथियों क्वेश्चन नंबर 15 है मिलाप। मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? मिलाप शब्द में हमें प्रत्यय बताना है। तो मिलाप को हम कैसे लिख सकते हैं? मिल धन आप, मिल धन आप लिख सकते हैं साथियों प्रत्यय। और प्रत्यय में पूछ रहा है तो प्रत्यय क्या होता है? हमारे पीछे वाले जो भी शब्द होते हैं हम प्रत्यय कहते हैं। तो प्रत्यय में क्या हो जाएगा? हमारा आप। इसका ऑप्शन 15 का ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, मिलाप। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित किस विकल्प में विलोम युग्म सही नहीं है? कौन से में हमारा विलोम युग्म सही नहीं है? क्वेश्चन पर आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है।
क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या दे रखी है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 16 का इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। वो कैसे हो जाएगा, क्योंकि औचक अक्षर का हमारा विलोम होता है झिड़कना, झिड़कना पुचकारना होता है, गाफिल खबरदार का होता है, जबकि डांडा डोल अस्थिर का नहीं होता। अस्थिर का क्या होता है हमारा, अस्थिर बोले तो बिना रोके, और स्थिर हो जाएगा रोक कर, स्थिर इसका विलोम शब्द होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है साथियों, क्वेश्चन नंबर 17 है अनिवार्य। अनिवार्य का विलोम शब्द कौन सा हो जाएगा, अनिवार्य का विलोम शब्द हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वैकल्पिक। क्या हो जाएगा, वैकल्पिक इसका सही आंसर हो जाएगा, अनिवार्य का वैकल्पिक। अनिवार्य को हम एक विलोम और बोलते हैं, जिससे हम क्या बोलते हैं, अनैच्छिक। अनिवार्य का अनैच्छिक, अनैच्छिक कहते हैं, अनिवार्य का अनैच्छिक भी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर साथियों 18 है कि कंदर्प, पंचसर, पुष्पधनवा निम्न में से किसके पर्यायवाची हैं। कंदर्प, पंचसर, पुष्पधनवा किसके पर्यायवाची हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कामदेव। कामदेव के पर्यायवाची हो जाएंगे कौन से, कंदर्प, पंचसर, पुष्पधनवा कामदेव के पर्यायवाची हो जाएंगे। साथियों क्वेश्चन नंबर 19, अब बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की, तो आनंद। आनंद शब्द उचित पर्यायवाची शब्द है, आनंद इनमें से किसका पर्यायवाची शब्द है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा मोद और हर्ष। हर्ष, आनंद, उल्लास, ये सब इसके पर्यायवाची हो जाएंगे। ठीक है साथियों, मोद, मोद और हर्ष ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है साथियों, निम्नलिखित में से अंतर, अंतर का अर्थ नहीं होता है, अंतर का अर्थ नहीं होता है, अंतर का क्या अर्थ नहीं होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आकाश। आकाश अंतर का अर्थ नहीं होता है, जबकि दूरी, शेष और हृदय ये सभी अंतर के अर्थ होते हैं, जबकि आकाश हमारा अंतर का अर्थ नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं, तो साथियों हमारा क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है संज्ञा और विशेषण, विशेषण की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म असंगत है। हमारी संज्ञा से बने हुए जो विशेषण है कौन सा इसमें से सही नहीं है, तो इसका सही आंसर देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, अज्ञानता। अज्ञान, अज्ञानता इसका विशेषण नहीं बनाता है, जबकि ईश्वरीय, झगड़ा को झगड़ालू, कुली को कुलीन, कुलीन व्यक्ति, झगड़ालू व्यक्ति हम ये ईश्वरीय आदमी भी कह सकते हैं, तो ये से भी हो जाएंगे। लेकिन अज्ञान को अज्ञानता, अज्ञानी तो हो सकता है, लेकिन अज्ञानता व्यक्ति जहां लगाएंगे तो व्यक्ति लगाएंगे, तो यहाँ हम कभी भी इसका विशेषण रूप नहीं बना सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है जो मुकदमा दायर करता है, जो मुकदमा दायर करता है के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द हमको चुनना है। तो साथियों क्या होता है हमारा, जो मुकदमा दायर करता है उसका क्या कहते हैं, वादी कहते हैं। क्या कहते हैं, वादी कहते हैं, जो मुकदमा दायर करता है उसे हम वादी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है साथियों, क्वेश्चन नंबर 23 है साथियों, किसी व्यक्ति या किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाले अनेक पद के लिए एक शब्द में चुनना है। किसी व्यक्ति या सिद्धांत का जो समर्थन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका साथी अनुयायी कहते हैं। अनुयायी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का भेद नहीं है। स्वर संधि का भेद नहीं है, स्वर संधि के साथ हमारे कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। एक वृद्धि संधि, गुण, एक होती है हमारी दीर्घ संधि, गुण संधि, यड, अयादि और वृद्धि संधि होती है, जबकि साथ ही हमारी हल संधि कोई भी संधि नहीं होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 24 का ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते साथ ही क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 25 है यथाशक्ति में कौन सा समास है, तो यथाशक्ति में हमारा अव्ययी भाव समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रात उसका प्राण पखेरु उड़ गया। प्राण पखेरु उड़ नहीं गया, उड़ गए, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। प्राण क्योंकि हमारा बहुवचन शब्द होता है, क्या होता है, बहुवचन शब्द होता है, तो इसलिए हमारा गया की जगह क्या आता, हमारा गए आना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर साथियों 27 है, क्वेश्चन नंबर 27 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 कहता है करोड़ रस का स्थायी भाव, हमें करोड़ रस का स्थायी भाव बताना है। तो करोड़ रस का स्थायी भाव इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा शोक हो जाएगा। करोड़ रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, शोक इसका सही आंसर
हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, छन्नों की गणना किससे की जाती है? तो छन्नों की गणना किससे की जाती है? छन्नों की गणना वर्ण और मात्रा के आधार पर की जाती है। किसके आधार पर? वर्ण और मात्रा के आधार पर की जाती है। छन्नों की गणना वर्ण और मात्रा के आधार पर की जाती है। क्वेश्चन नंबर साथियों 29 है, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश सहु जाति निरंतर गावी में कौन सा अलंकार है? शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश साहू जाति निरंतर गावे में कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा क्या कहती है? अनुप्रास अलंकार की परिभाषा कहती है साथियों, जहां कभी भी एक वर्ड की आवृत्ति बार बार होती है वहां पर क्या होता है? हमारा अनुप्रास अलंकार होता है। अतिशयोक्ति अलंकार क्या कहता है साथियों? अतिशयोक्ति अलंकार कहता है जहां पर कोई बात बढ़ा चढ़ाकर कही जाती है उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 से साथियों, देरिदा। देरिदा का जन्म कहाँ हुआ था? देरिदा, देरिदा एक ये लेखक रहे हैं, महान लेखक, जिनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अल्जीरिया। कहाँ हुआ था? अल्जीरिया इसका सही आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 31 है कि अशर्फियां लूटे और कोयले पर मोहर। अशर्फियां लूटे और कोयले पर मोहर का लोकोक्ति का हमें अर्थ बताना है। तो इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका सही अर्थ हो जाएगा जैसे कि बड़े बड़े खर्चों पर ध्यान न दे लेकिन छोटे खर्चों पर कंजूसी करे। अशर्फियां तो लुटाता है और कोयलों पर मोहर लगाता है कि भाई इन इन पर तू कंजूसी करता है, जैसे कि बड़े खर्चों पर ध्यान नहीं देता और छोटे छोटे खर्चों पर तुमको कंजूसी करते हो। इसका इसीलिए इसके सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है साथियों, बहुत कंजूसी का बहुत कंजूसी का आशय, ये हमारी एक लोकोक्ति है जिसका हमें बहुत कंजूसी का मतलब क्या होता है? बहुत कंजूसी का मतलब हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। चमड़ी चली जाए, कितनी भी कुछ भी हो जाए, लेकिन दमड़ी नहीं जानी चाहिए। पैसे नहीं होने चाहिए, पैसे खर्च नहीं होने चाहिए। पूरी पैसे मेरी चमड़ी उतार लो पर पैसे खर्च नहीं करूंगा। इसीलिए कहते हैं बहुत कंजूसी, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। कहीं कहीं आपने सुना भी होगा। बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है? इनमें से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है? तो साथ ही हमारा संयुक्त काल कौन सा नहीं होता? हमारा संयुक्त काल नहीं, हमारा आधुनिक काल भी है, भक्ति काल भी है, रीति काल भी है, लेकिन संयुक्त काल हमारे हिंदी काल का, हिंदी साहित्य काल का विभाजन नहीं है। साथियों क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं आगे। अभी हमारा गद्यांश आ गया। क्या आ गया साथियों? हमारा गद्यांश आ गया। तो गद्यांश को हम पहले पूरा पढ़ेंगे अच्छे से, उसके बाद इसके प्रश्नों के उत्तर हल करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है साथियों गद्यांश में? पहले गद्यांश में देख लेते हैं कि मेरे साथ साथ पढ़िए। मेरे एक मित्र हैं, मेरे एक मित्र हैं, वे बड़े बड़े विद्वान, स्पष्टवादी, नीतिमान, वह इस राज्य के बहुत प्रतिष्ठित नागरिक हैं। उनसे मिलने से सदा नई स्फूर्ति मिलती है। यद्यपि वह अवस्था में मुझसे छोटे हैं तथापि मुझे सदा सम्मान देते हैं। इस देश में यह एक अच्छी बात है कि सब प्रकार से हीन होकर भी यदि कोई उम्र में बड़ा है तो उम्र में बड़ा है तो थोड़ा सा आदर पा ही जाता है, पाई मैं भी पा जाता हूँ। मेरे इस मित्र की शिकायत थी कि देश की दुर्दशा देखते हुए मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ, अर्थात इस दुर्दशा के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं उनकी भर्त्सना भर्त्सना नहीं कर रहा हूँ। यह एक भयंकर अपराध है। कौरवों की सभा में भीष्म ने द्रौपदी का भयंकर अपमान देखकर भी जिस प्रकार मौन धारण किया था, वैसे ही कुछ मैं और मेरे जैसे कुछ अन्य साहित्यकार चुप्पी साधे हैं। भविष्य में इसे उसी तरह क्षमा नहीं करेगा जिस प्रकार भीष्म पितामह को क्षमा नहीं किया गया है। मैं थोड़ी देर तक अभिभूत होकर सुनना सुनता रहता सुनता रहता और मन में पाप बोध का भी एहसास हुआ। सोचता रहा कि कुछ करना चाहिए, नहीं तो भविष्य क्षमा नहीं करेगा। वर्तमान ही कौन क्षमा कर रहा है? काफी देर तक मैं परेशान रहा। चुप रहना ठीक नहीं है। कमबख्त भविष्य कभी माफ नहीं करेगा। उसकी सीमा भी तो कोई नहीं है। 5000 वर्ष बीत गए और अब तक बेचारे भीष्म पितामह को क्षमा नहीं किया गया। भविष्य विकट अहिष्णु असहिष्णु है। काफी देर बाद भ्रम दूर हुआ। मैं भीष्म नहीं हूं। अगर हिंदी में लिखने वाला कोई भीष्म भीष्म हो जाता भीष्म हो जाता तो मुझे कौन पूछता? बहुत ज्ञानी
गुड़ी भरे पड़े हैं, मुझसे अवस्था में ज्ञान में प्रतिभा में बहुत आगे, मुझे कोई डर नहीं है, भविष्य नामक महादुरंत अज्ञात मुझे किसी गिनती में लेने वाला नहीं है। इस डरना तो हो तो वे ही लोग डरें जिनकी गिनती हो सकती है। तुम क्यों घबराते हो मनसा राम, तुम तो न तीन में न तेरे में बड़ी राहत मिली इस यथार्थ बोध से। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 34 कहता है इसी गद्यांश का कि न तीन में न तेरे में मुहावरा है। ये मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तीन में न तेरे में होने का अर्थ होता है साथियों, तो इसका अर्थ होता है किसी गिनती में ना आना। क्या हो जाता है इसका सही आंसर? किसी गिनती में ना आना। तो 34 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 34 का सही आंसर हो जाएगा आपका डी, किसी गिनती में ना आना। साथियों क्वेश्चन नंबर 35 है भर्त्सना। भर्त्सना का अर्थ क्या होता है? भर्त्सना हमारे इस शब्द में, हमारे गद्यांश में दिया गया एक शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है हमारा निंदा या तिरस्कार करना। भर्त्सना का अर्थ होता है निंदा या तिरस्कार करना होता है। क्वेश्चन नंबर 36 साथियों क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 36 कहता है साथियों लेखक की परेशानी का क्या कारण था? लेखक की परेशानी का क्या कारण था? तो क्वेश्चन में हम पहले ऑप्शन पढ़ेंगे फिर देखेंगे। तो लेखक की परेशानी का कारण था लेखक और उनके जैसे साहित्यकारों को भविष्य कभी क्षमा नहीं करेगा, जैसे भीष्म पितामह को आज तक क्षमा नहीं किया गया है। तो इसी तो ऑप्शन बी कहता है लेखक के मित्र ने शिकायत की और उन्हें बताया कि देश की दुर्दशा देखते हुए वह कुछ नहीं कर रहा है। यह परेशानी का ये परेशानी का कारण नहीं हो सकता। तो इसमें हमारा क्या सही आंसर होगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। लेखक और उसके सहमा क्षमा नहीं करेगा और भीष्म को आज तक क्षमा नहीं किया गया, इसीलिए उसकी परेशानी का ये कारण बन गया था कि कहीं मुझे भी आगे चलकर भविष्य मुझे भी क्षमा ना करे, इसीलिए उसको भी ये परेशानी सताने लगी। क्वेश्चन नंबर 37 साथियों कि भीष्म पितामह को क्षमा क्यों नहीं किया गया? भीष्म पितामह को क्षमा क्यों नहीं किया गया था? क्योंकि उन्होंने कौरवों की सभा में भीष्म ने द्रौपदी का भयंकर अपमान देकर भी मौन धारण किया गया था। ठीक है, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तब वहां पर ये हमारे भीष्म पितामह एक उम्र दराज व्यक्ति बहुत ही अच्छे पद को इन कह सकते हैं इन धारण किए होते हैं, जब भी ये हमारे कुछ नहीं बोले इसीलिए यहाँ पर इनको क्षमा नहीं किया गया है। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्यों नहीं क्षमा किया गया था? क्योंकि उन्होंने द्रौपदी का भयंकर अपमान देखकर भी मौन धारण किया था। तो साथ ही जो हमारा प्रैक्टिस सेट यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि हम आपके लिए और ऐसे ही प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे। साथियों कमेंट में जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। साथियों हम देखते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में हम आपको गद्यांश के प्रश्न नहीं कराएंगे जिसमें हमारा टाइम ज्यादा वेस्ट होता है। बहुत ही सिंपल वीडियो में बना करके हम इसको खत्म कर रहे होंगे, जिसमें हम 5 क्वेश्चन, ये हमारे जो 5 क्वेश्चन होते हैं गद्यांश वाले, इनको हम अगली बार से नहीं करेंगे क्योंकि इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट होता है अपना भी और हम जैसे साथियों का भी। ठीक है, तो साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।